कलेक्टिव नाउन की श्रृंखला के अंतर्गत अब आपको मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये कलेक्टिव नाउन्स ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज ऑल बोर्ड्स ऑफ इंडिया। आप जानते हैं जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके पहले वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको और आगे बताने जा रहा हूं। ए सीप ऑफ ग्रेन्स। ए सीप ऑफ ग्रेन्स का मतलब हुआ अनाज का ढेर। अनाज का ढेर। इस प्रकार से मैं निष्कर्ष पहुंचे सीप। ये सीप का मतलब क्या हुआ? पाइल। पाइल का मतलब ढेर। ऐसा नहीं है कि सीप ऑफ ग्रेन्स ही अनाज का ढेर होगा। इस वीडियो श्रृंखला में आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे कि अनाज के ढेर को सीप के अलावा भी बहुत कुछ कहते हैं। तो जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम उस शब्द को डिफाइन करते हुए चले जाएंगे। और चूंकि यहां पर आया सीप तो इसका मतलब हुआ कि अनाज की ढेर के लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक मीनिंग लगती है और वो मीनिंग क्या है? सीप मतलब ढेर। इसे हम पाइल भी कह सकते हैं, इसे हम सामान्य भाषा में हीप भी कह सकते हैं, HEAP हीप। लेकिन इसके लिए एक वर्ड बना हुआ है सीप ऑफ ग्रेन्स। इसका मतलब सीप ऑफ ग्रेन्स का मतलब क्या हुआ? अनाज का ढेर। अब यह है हीप ऑफ सैंड्स। हीप ऑफ सैंड बालू का ढेर। बालू का ढेर। इसका मतलब क्या हुआ? हीप। हीप का मतलब क्या हुआ? ढेर। अब इसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कलेक्शन। और चूंकि कलेक्शन में क्या है? ये मच को शो करता है ना कि मेनी को, इसलिए बालू के ढेर के हम क्या ले आए? हीप। और हीप क्या हुआ? बालू का ढेर। तो हीप ऑफ सैंड्स का मतलब हो गया बालू का ढेर। इसका मतलब ये आपका कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन में हीप, हीप किसको शो कर रहा है? सैंड्स को। इस प्रकार से हीप ऑफ सैंड्स का मतलब हो गया बालू का ढेर। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ए बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा। चाबी का गुच्छा मतलब बंच। बंच का मतलब क्या हो गया? गुच्छा। हो सकता है आपको आगे की श्रृंखला में वाइन के लिए भी मिले, हो सकता है किसी भी अन्य चीज के गुच्छे के लिए भी हम बंच का प्रयोग करें। लेकिन चूंकि यहां पर कीज शब्द लगा हुआ है इसका मतलब हुआ बंच ऑफ कीज का मतलब हो गया आपका चाबी का गुच्छा। तो स्पेसिफिक वर्ड आपको क्या मिला? बंच। बंच का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन। अब कलेक्शन में काहे में है? वो मच में नहीं जाएगा, वो आपका जाएगा मेनी में, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये आपका काउंटेबल नाउन है। हीप जो था वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत चला गया। तो ये बंच ऑफ कीज का मतलब हो गया आपका चाबी का गुच्छा। अब आया आपके पास एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स मतलब तारों का झुंड। तारों का झुंड। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि तारों के झुंड के लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग भी थी। अब उस मीनिंग को बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम समझाने की प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा। आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा उसमें देखा होगा कि तारों के झुंड के लिए दूसरी मीनिंग है, लेकिन यहाँ एक क्या मीनिंग हो गई? गैलेक्सी। GALAXY। गैलेक्सी मतलब क्या हो गया? स्टार्स इन स्काई स्टेप बाय स्टेप। स्टार्स इन स्काई स्टेप बाय स्टेप। तो इसको क्या कहेंगे? गैलेक्सी। तो ये भी आपका ये भी आपका काउंटेबल नाउन में आएगा अर्थात मेनी। जो श्रृंखला बहुत ज्यादा होती है, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए तारों के झुंड को हम क्या कहेंगे? एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड।
अब आया ये फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब नाव की कतारें। नाव की कतारें, नाव की कतारों को नाव का झुंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि नाव बहुत बड़ी मात्रा में होती है और उसको हम गिन सकते हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए हम उसके लिए एक वर्ड क्या बना हुआ है, एक फ्लीट। फ्लीट, फ्लीट का मतलब हुआ कतार। अब वो हो सकता है आपके आगे की श्रृंखला में फ्लीट शब्द का प्रयोग बहुत सी कतारों के लिए हो, लेकिन चूंकि यहां मैं स्पेसिफिक मीनिंग ले रहा हूं तो स्पेसिफिक मीनिंग में क्या हो गया, फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब नावों की कतारें। इसका मतलब क्या हुआ, शिप्स इन रोज। अब आया है आर्मी ऑफ एंड्स, एंड चींटियों का झुंड। चींटियों की झुंड की मैंने आपको मीनिंग बताया था, स्वार्म। तो क्या हो गया, आर्मी। आर्मी मिलेगा, नेस्ट मिलेगा, स्वार्म मिलेगा, इस सब का मतलब क्या हो गया, झुंड। तो इसका मतलब हुआ एन आर्मी ऑफ एंड्स मतलब चींटियों का झुंड। अब ये आर्मी शब्द भी मिल सकता है, नेस्ट ऑफ एंड्स भी मिल सकता है, स्वार्म ऑफ एंड्स भी मिल सकता है। इसका मतलब ये तीनों मीनिंग जो गई ये आपके लिए किसके लिए चली गई, झुंड के लिए। और इनका हम अलग अलग शब्दों में अलग अलग जगह पर सेंस के हिसाब से इसका उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एन आर्मी ऑफ शब्द होगा तो नेस्ट ऑफ नहीं मिलेगा, स्वार्म नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही होता है। तो एन आर्मी ऑफ एंड्स का मतलब क्या हो गया आपका, चींटियों का झुंड। अब आया ये सोल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। बहुत से कंपटीशन में लगातार पूछा जा चुका है कि मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं, सोल का मतलब क्या होता है। तो मतलब हो गया SHOAL। सोल का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन। और काहे का कलेक्शन, फिश। जब हम आपको नाउन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि फिश का बहुवचन भी फिश होता है, लेकिन अगर कई प्रजाति की मछलियां एक साथ रख दी जाए तब वहां पर फिश का फिशेज भी कर सकते हैं। तो इस सोल ऑफ फिश का मतलब क्या हो गया, मछलियों का झुंड। अगली मीनिंग क्वायर ऑफ सिंगर्स, गायकों की मंडली। गायकों की मंडली, इसका मतलब ये निष्कर्ष में हम पहुंचे कि क्वायर, CHOIR, क्वायर का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो एक क्वायर ऑफ सिंगर्स का मतलब हो गया गायकों की मंडली, क्वायर का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ये भी आपका काउंटेबल में ही जाएगा मीनिंग। जैसे ए हर्ड ऑफ स्वाइन मतलब सुअरों का झुंड। तो हार्ड, पहले वीडियो में जानवरों के झुंड के लिए भी हार्ड मिला था। अब जानवरों में तो बहुत प्रकार के जानवर हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक आ गया सुअरों का झुंड, स्वाइन। इसका मतलब हार्ड माने क्या हुआ, आगे वीडियो में आपको बहुत चीजों के जानवरों के समूह के लिए हार्ड मिल सकता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक अगर हार्ड ऑफ स्वाइन है तो हो गया सुअरों का झुंड। तो हार्ड का मतलब क्या हो गया, झुंड। अब आया स्टाफ ऑफ क्लोज कोल। अब चूंकि स्टाफ ऑफ क्लोज का मतलब हुआ कपड़ों का ढेर। कपड़ों का ढेर, कपड़ों का ढेर। एक आगे हो गया कोल, इसका मतलब कोयले का ढेर, कोयला का ढेर। इसका मतलब अब चूंकि दो बार मैंने मीनिंग नहीं लिखा, दोनों के लिए स्टॉक आ गया तो मतलब हो गया स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन।
और कलेक्शन कौन? मच। इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो स्टॉक का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन। इस प्रकार से भी निष्कर्ष पहुंचे कि कपड़ों के ढेर को भी हम क्या कहेंगे? स्टॉक ऑफ क्लोथ्स। अगर कहीं कोयले का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, बहुत बड़ा ढेर, छोटे ढेर नहीं, व्यापारिक बिक्री के लिए या व्यापारिक उपयोग के लिए, तो वो स्टॉक ऑफ कोल हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा ढेर लगा हुआ है तो पाइल ऑफ कोल हो जाएगा। तो बड़े ढेर के लिए हम क्या करेंगे? स्टॉक ऑफ क्लोथ्स, और इसी प्रकार से स्टॉक ऑफ कोल भी हो सकता है, मतलब कपड़ों का ढेर या कोयले का ढेर। अगला आया ए टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। घास का गुच्छा, तो हुआ शब्द क्या है? टफ्ट। टफ्ट का मतलब हो गया गुच्छा। मतलब आपने हाथ में थोड़ी सी घास इकट्ठा कर रखी, पकड़े हुए या उसको लपेटे हुए। तो कोई पूछे क्या है, तो आप हिंदी में कहेंगे घास का गुच्छा, अंग्रेजी में कहेंगे टफ्ट ऑफ ग्रास। तो टफ्ट का मतलब क्या हो गया? गुच्छा। ये भी कहे में गया? अनकाउंटेबल में गया। हालांकि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इसे हम गिनते नहीं है, इसलिए मच में गया। तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो टफ्ट ऑफ ग्रास का मतलब घास का गुच्छा। अब आया ये बैंड ऑफ नोमाड्स, घुमक्कड़ों की टोली। घुमक्कड़ों की टोली। इस प्रकार से एक शब्द हमारे पास क्या है? बैंड। बैंड का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। पीछे वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, इसे ब्रास बैंड, मतलब बाजा बजाने वालों का एक समूह। इस प्रकार से कुछ लोगों का एक समूह है, उसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड क्या बना हुआ है? बैंड। बैंड का मतलब ग्रुप। अर्थात ये आपका अनकाउंटेबल नहीं, ये हुआ आपका काउंटेबल, अर्थात ये जाएगा आपका मेनी में। तो बैंड ऑफ नोमाड्स का मतलब क्या हो गया? घुमक्कड़ों की टोली। अब है लॉक ऑफ हेयर, बाल की लट। बाल की लट। अब लट शब्द का मतलब क्या हुआ? लॉक। लॉक का प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं चोटी के लिए। चोटी का मतलब क्या हुआ? बहुत से बाल एक साथ इकट्ठा है, तो एक चोटी बन गई, एक लॉक बन गई। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से इन सारे बालों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक लॉक बन जाएगी। तो लॉक मतलब हो गया चोटी। तो मतलब ये लॉक ऑफ हेयर का मतलब बाल की लट, मतलब थोड़े बाल आगे की ओर लटके हुए हैं, उन बालों की श्रृंखला 10, 15, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकती है, तो आ जाएगा लॉक ऑफ हेयर, बाल की लट। और ये भी मूलतः काउंटेबल न जाकर के इसको भी हम अनकाउंटेबल में रखते हैं, क्योंकि बाल गिने नहीं जाते, इसलिए ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब आया ये सूट ऑफ आर्मर फर्नीचर। कहते हैं ये सूट ऑफ आर्मर, तो हो जाएगा हथियारों का ढेर। हथियारों का ढेर, लेकिन काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है। उसी प्रकार से आया सूट ऑफ फर्नीचर है, मतलब फर्नीचर की श्रृंखला। फर्नीचर की श्रृंखला। अब यहां पर ढेर सब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अब यहां भी कह सकते हैं हथियारों की श्रृंखला। इसके लिए एक वर्ड बना हुआ है सूट ऑफ आर्मर फर्नीचर। इसके पहले वाले भी मैंने बताया था सूट। सूट का मतलब मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप, कोई चीज क्रम में लगी हो, सूट। याद करिए मैंने बताया था सूट ऑफ रूम्स, कमरों की श्रृंखला। इस प्रकार से सूट शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? श्रृंखला है, अर्थात ये भी आपका काउंटेबल जाएगा, अर्थात मेनी में जाएगा। तो ये सूट ऑफ आर्मर या सूट ऑफ फर्नीचर
चाहे हथियारों की श्रृंखला या फर्नीचर की श्रृंखला, दोनों के लिए एक अंग्रेजी में स्पेसिफिक वर्ड बना हुआ है, ए सूट ऑफ आर्मर। अब आया स्ट्रिंग ऑफ अनियन, प्याज की पंक्ति। जब आप प्याज काटते हैं स्टेप बाय स्टेप कटता हुआ चला जाता है, या उसको छीलते हैं तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस प्रकार से शब्द क्या आया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, ये भी आपका स्टेप बाय स्टेप गया, स्टेप बाय स्टेप गया, लेकिन चूंकि गिना जा सकता है लेकिन गिना नहीं जाता है, तो ये भी आपका काहे में गया, अनकाउंटेबल में गया, अर्थात मच में। तो स्ट्रिंग ऑफ अनियन का मतलब हो गया प्याज की पंक्तियां या प्याज की पंक्ति। अब अगला वर्ड है बेबी ऑफ लेडीज। आपने अंग्रेजी में भाषण देते हुए सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज का मतलब हुआ भद्र महिलाएं, भद्र महिलाओं का मतलब हुआ पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड बना हुआ है लेडीज। तो बेबी ऑफ लेडीज का मतलब भद्र या सुशिक्षित महिलाओं का समूह। इस प्रकार से एक वर्ड आपको मिला बेबी, BEVY। बेबी का मतलब हुआ ग्रुप। अब ग्रुप किसका, लेडीज का। तो सुशिक्षित महिलाओं के एक समूह को अंग्रेजी में एक वर्ड बना हुआ है बेबी ऑफ लेडीज, सुशिक्षित महिलाओं का समूह। तो ये भी आपका किस में गया, काउंटेबल में गया, अर्थात मेनी। आप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों की श्रृंखला, सीढ़ियों की श्रृंखला। जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब हो गया फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब हुआ ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो ये वाला स्टेप है आपका, ये अंग्रेजी में फ्लाइट, इसका मतलब हो जाए, इसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं सीरीज। ये फ्लाइट ऑफ स्टेज का मतलब हो गया आपका सीढ़ियों की श्रृंखला। अर्थात अगर हम नाउन के अंतर्गत जाएंगे तो ये भी काउंटेबल जाएगा। तो ये फ्लाइट ऑफ स्टेज मतलब सीढ़ियों की श्रृंखला। अब एक वर्ड मिला है हीप ऑफ रबिश, ए हीप ऑफ डस्ट, ए हीप ऑफ स्टोन्स। चूंकि सबके लिए हीप शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात हीप HEAP, हीप का मतलब हो गया ढेर। हीप ऑफ रबिश मतलब एक ढेर। तो हम यहां इसके पे पहुंचे कि ये हीप ऑफ रबिश मतलब कूड़ा करकट का ढेर है। तो ये आपका हो जाएगा ये हीप ऑफ रबिश, कूड़ा करकट का ढेर। तो ये आपका हो गया हीप। अब मान लिया धूल है तो धूल के लिए भी हीप का प्रयोग हो जाएगा। मान लिया पत्थर रखे हुए हैं तो पत्थर के लिए भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम पहुंचे हीप। हीप का मतलब ढेर, ढेर का मतलब कलेक्शन। किसी चीज के ढेर को हम अंग्रेजी में हीप कहते हैं। तो कूड़ा करकट का ढेर भी हीप हो जाएगा, डस्ट का ढेर भी हीप हो जाएगा, स्टोन्स का ढेर भी हीप हो जाएगा। अर्थात ये आपका जाएगा अनकाउंटेबल में, मच। हीप ऑफ ढेर का मतलब हो गया आपका हीप ऑफ रबिश, कूड़ा करकट का ढेर, ए हीप ऑफ डस्ट, धूल का ढेर, ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थर का ढेर। अब यह ए रे ऑफ लाइट, प्रकाश का पुंज। यह एक वर्ड है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज के लिए हम क्या लगाते हैं, रे। रे का प्रयोग आप सामान्य रूप से जानते हैं किरण के लिए होता है। तो ए रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश पुंज, मतलब सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो रे में चली जाएगी। इसका मतलब कलेक्शन। और कलेक्शन कैसा, सूर्य का की किरणें
अर्थात ये भी आपका जाएगा अनकाउंटेबल में, मच में। तो ए रे ऑफ लाइट का मतलब हो गया प्रकाश पुंज। अब आया ये पेयर ऑफ शार्क्स। ये बहुत जगह पेयर शब्द का मतलब होगा। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और ये पेयर ऑफ शार्क्स का मतलब हो गया एक जोड़ी मोजे। तो ये पेयर ऑफ शूज भी हो सकता है, अथवा दो चीजें जो जोड़े में पहनी जाती होंगी, सामान्य रूप से इस्तेमाल होते हैं, तो उनके लिए हम पेयर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक जोड़ी मोजे, एक जोड़ी जूते, ये सब आपके चले जाएंगे पेयर में। तो पेयर शब्द आया। पेयर का मतलब हुआ वनली इन टू, दो के समूह को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पेयर। इसका मतलब ये कहे में जाएगा काउंटेबल, मेनी। तो पेयर ऑफ सॉक्स का मतलब हो गया एक जोड़ी मोजा, या पेयर ऑफ शूज का मतलब एक जोड़ी जूते। तो हम निष्कर्ष पहुंचे पेयर। पेयर का मतलब हो गया वनली इन टू, दो के समूह को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पेयर। अब एक वर्ड आया ए ब्रेस ऑफ पिगन्स, मतलब कबूतरों का झुंड। कबूतरों का झुंड अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब पूछ लिया जाता है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है ए ब्रेस ऑफ पिगन्स, मतलब कबूतरों का झुंड। इस प्रकार से हम वर्ड में क्या पहुंचे? ब्रेस। ब्रेस का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन। स्पेसिफिक वर्ड है, मतलब कबूतरों के झुंड को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ब्रेस। अब चूंकि हम इसे काउंटेबल ही माने, क्योंकि हम कबूतरों के झुंड को में जितने भी कबूतर हैं उनको गिन सकते हैं, तो ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। तो ए ब्रेस ऑफ पिगन्स का मतलब कबूतरों का झुंड। कबूतरों का झुंड जो आपका कहलाया उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड क्या बन गया? ब्रेस। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। रोटी का टुकड़ा, वर्ड क्या है? स्लाइस। जब आप रोटी खाते हैं एक निश्चित मात्रा में रोटी के टुकड़े को तोड़ लेते हैं और उसी टुकड़े को आप धीरे धीरे खाते हैं, तो स्लाइस। स्लाइस का मतलब हो गया पीस। पीस इन स्मॉल, छोटी टुकड़े के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड क्या बना हुआ है? स्लाइस। इस प्रकार से स्पेसिफिक वर्ड क्या हुआ? स्लाइस ऑफ ब्रेड, मतलब रोटी का टुकड़ा। इसके मतलब स्लाइस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? रोटी के टुकड़े के लिए। हम इसको सदैव अनकाउंटेबल ही मानते हैं, क्योंकि मच। तो ये स्लाइस ऑफ ब्रेड का मतलब हो गया रोटी का टुकड़ा। अब है ये ग्रेन ऑफ राइस, अनाज का एक कण। अनाज का कण, अनाज का। तो ग्रेन, ग्रेन का मतलब क्या हुआ? स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड। अब चूंकि स्मॉल शब्द तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके लिए लगा सकते हैं ए वेरी स्मॉल। ए वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड, ओनली वन। ओनली वन। अनाज के जब एक टुकड़े को उठाएंगे तो आपका ग्रेन हो जाएगा। अगर इसी में यस लगा दोगे तो हो जाएगा ग्रेन्स। ग्रेन जो हो जाएगा अनाजों के लिए प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ग्रेन है तो स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड। अब ये ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका। घास का एक तिनका मतलब हुआ स्मॉल पीस ऑफ, ओनली वन स्मॉल पीस ऑफ ग्रास। उसके लिए एक वर्ड क्या बन गया? ब्लेड। तो ब्लेड का मतलब हो गया तिनका। इस प्रकार से मैं निष्कर्ष पे पहुंची, ये ब्लेड ऑफ ग्रास का मतलब घास का एक
तो इनका ओनली वन स्मॉल पीस ऑफ ग्रास ब्रेड, और निश्चित रूप से ये भी आपका काउंटेबल में ही जाएगा। और जो ग्रेन है, अब जो अनाज के एक दाने का कोई मतलब नहीं, तो इसे आप अनकाउंटेबल में ले जाइए, मच में।